देखिए अपन अभिकेंद्रित त्वरण के लिए जान रहे थे, अपन इस डायग्राम में जान लिया था कि इसका जब अपन अभिकेंद्रित त्वरण का सूत्र निकालना है, कोई कण किसी बिंदु ए पर था जहां पर उसका वेग v वेक्टर है, बिंदु P पर आ गया। उस v वेक्टर के मैंने दो घटक बना लिए। यहाँ से अगर डेल्टा थीटा कोण है तो इसकी ज्यामिति से ये भी डेल्टा थीटा होगा, तो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट्स होगा, जो घटक होगा, वो सदैव क्या होगा, कोस थीटा। तो ये हो गया v कोस थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक बन गया है। और क्षैतिज घटक यहाँ क्या बन गया, v साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज जो घटक था, प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज घटक था v कोस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक था v साइन थीटा। यहां पर ऊर्ध्वाधर घटक है v कोस थीटा और क्षैतिज घटक है v साइन थीटा, यानी उल्टा क्रम हो गया है एक तरह से। अब देखिए, फिर मैंने आगे इसमें लिख दिया था, इनके पॉइंटों के लिए मैंने आपको बता ही दिया था। फिर आगे अपन इसमें डेरिवेशन के लिए आगे के स्टेप्स को और देखें। देखो, अब मैं इसमें कह सकता हूं, मैंने कहा था इस अवस्था में, ये मैंने लास्ट में यहां लिख दिया था, इस अवस्था में, ये लाइन में लास्ट में यहां लिख चुका था, लास्ट में इससे यहां पर लिख देते इस अवस्था में। अब देखो भाई, अगर मैं इसमें बात करूं इस अवस्था में स्पर्श रेखीय त्वरण की, कि इसका स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होगा, तो स्पर्श रेखीय त्वरण का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग में परिवर्तन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा स्पर्श रेखीय त्वरण। और अगर क्षैतिज में परिवर्तन आ जाएगा तो ये त्वरण बन जाएगा अभिकेंद्रीय त्वरण। तो देखो भाई, स्पर्श रेखीय त्वरण, इसका मतलब है ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग परिवर्तन की दर, ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग परिवर्तन की दर, ये लो भाई, ये स्पर्श रेखीय त्वरण हो गया। अब अगर मैं स्पर्श रेखीय त्वरण को मैं ए टी से रिप्रेजेंट करूं, तो देखो भाई, ए तो एक्सेलरेशन के लिए हो गया, अब इस और टी का मतलब टेंजेंट के लिए। स्पर्श रेखीय त्वरण के लिए अगर मैं ए टी से व्यक्त करूं तो ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग में परिवर्तन, तो देखो वेग में परिवर्तन कितना, बाद में वेग कितना बना है, v कोस डेल्टा थीटा, और पहले वेग कितना था इसका, ऊर्ध्वाधर दिशा में v था। अब परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब समय कितना है, डेल्टा टी है। ये लो, अगर ये कोण डेल्टा थीटा बहुत छोटा हो, ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री एक सामान्य बात है, अगर कोण बहुत छोटा होता है, अल्प होता है, तो साइन थीटा और टेन थीटा के जो मान होते हैं वो थीटा के इक्वल हो जाते हैं। लेकिन जब थीटा बहुत छोटा है, उस स्थिति में कोस थीटा का मान 1 हो जाता है। ध्यान रखना, थीटा अल्प होने पर साइन थीटा और टेन थीटा के मान तो किसके इक्वल होंगे, थीटा के, और कोस थीटा इक्वल किसके हो जाएगा, 1 के। तो यहां मैं इसी पॉइंट को यूज करूंगा, तो मैं यहां स्पष्ट ये कह सकता हूं कि यदि डेल्टा थीटा इज लेस देन 1 हो, तो अगर ये 1 से बहुत बहुत छोटा हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर देखो कोस डेल्टा थीटा एप्रोक्स क्या लिखा आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी इसको मैं 1 कह दूंगा। तो देखो, इसलिए ए टी इज इक्वल टू, देखो v कोस डेल्टा थीटा, ये तो 1 हो गया, तो ये क्या बच गया भाई, v माइनस वी अपॉन में डेल्टा टी। अब v माइनस वी तो क्या हो जाएगा, 0, यानी कि स्पर्श रेखीय त्वरण एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, 0 हो गया। यहां पर ये ए टी इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, मेरे पास 0 आ गया। अब ए टी इज इक्वल टू अगर मेरे पास यहाँ 0 आ गया है, यानी स्पर्श रेखीय त्वरण मेरे पास 0 है, यानी एक समान गति के रूप में आ गया मेरे पास, जो कह सकता हूं एक समान वृत्तीय गति, यानी कि स्पर्श रेखीय त्वरण क्या है, मेरे पास 0 आ गया। अब अगर मैं बात करूं, अब यदि वेग में परिवर्तन, इससे आगे का मैं ये लिख दूं, यहां तक आप इसे नोट कीजिए, तो देखो स्पर्श रेखीय त्वरण तो 0 आ गया। अब मैं क्षैतिज की बात करूंगा तो वो किसको शो करेगा, अभिकेंद्रित त्वरण का, तो इसका मतलब अभिकेंद्रित त्वरण का मेरे पास व्यंजक आ जाएगा। देखो भाई, अब आगे अगर मैं इसमें ये कह दूं, अब यदि वेग में परिवर्तन, अब यदि
वेग में परिवर्तन। अब यदि वेग में परिवर्तन क्षैतिज दिशा में ले, क्षैतिज दिशा में ले, तो देखो भाई अब मैं क्या कर रहा हूं, अब यदि वेग में परिवर्तन अपन किस में लें, क्षैतिज दिशा में लें, तो वहां क्या है, v साइन थीटा होगा, ये v साइन डेल थीटा। अब यदि वेग में परिवर्तन क्षैतिज दिशा में लें, तो उस वेग परिवर्तन की दर अभिकेंद्रीय त्वरण के लें, तो उस वेग अब यदि वेग में परिवर्तन क्षैतिज दिशा में लें, तो उस वेग परिवर्तन की दर अभिकेंद्रीय त्वरण के बराबर होगी। तो उस वेग परिवर्तन की दर अभिकेंद्रीय त्वरण के बराबर होगी। तो उस वेग परिवर्तन की दर अभिकेंद्रीय त्वरण के क्या होगी, बराबर, क्षैतिज दिशा में अभिकेंद्रीय त्वरण आता है के बराबर होगी। अतः कण का अभिकेंद्रीय त्वरण, तो ये कह सकते हैं, ये कह दीजिए, इसलिए कण का अभिकेंद्रीय त्वरण इजिकल टू, क्या कह सकते हैं अपन इसे, क्षैतिज दिशा में वेग में परिवर्तन की दर, क्षैतिज दिशा में वेग में परिवर्तन की दर, ये लो, यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है उसे मैं लिख देता हूं AC से। अगर मैं AC से रिप्रेजेंट करता हूं तो देखो क्षैतिज दिशा में वेग में परिवर्तन की दर, तो क्षैतिज दिशा में वेग, बाद में वेग कितना हुआ है भाई, v साइन डेल्टा थीटा, यही तो वेग हुआ है। जबकि क्षैतिज दिशा में शुरू में वेग क्या था, 0, शुरू में वेग क्या था उसका, 0 था, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग था शुरू में, तो अपॉन में डेल्टा t आ गया। तो देखिए अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र बनाए जा रहे हैं अपन, v साइन डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा t। अब यहां से अपन वही स्थिति सेम कह दें कि अगर ऐसा हो कि यदि डेल्टा थीटा इज लेस देन 1 होने पर साइन डेल्टा थीटा अप्रॉक्सिमेटली इक्वल डेल्टा थीटा हो जाएगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब थीटा अल्प होता है तो साइन थीटा और टेन थीटा थीटा के इक्वल हो जाते हैं, और कोस थीटा जो है इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब देखिए अगर ऐसा है, इसलिए AC इज इक्वल टू v डेल्टा थीटा अपॉन में ये हो गया है डेल्टा t। यहां तक कि मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब एक बात देखो, आप एक कॉन्सेप्ट देखो, डेल्टा थीटा कोण इज इक्वल टू क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, चाप इसकी डेल्टा एस हो गई, त्रिज्या क्या हो गई r। तो देखो चूंकि डेल्टा थीटा यानी कि कोण इज इक्वल टू ये होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप इसका क्या है डेल्टा एस और त्रिज्या क्या हो गई है इसकी स्मॉल r। तो यहां देखिएगा अगर डेल थीटा इज इक्वल टू ये है तो देखो इसलिए AC इज इक्वल टू v डेल्टा थीटा के स्थान पर लिख सकता हूं मैं डेल्टा s अपॉन में यहां आ गया है r और ये हो गया है डेल्टा t। देखिए भाई तो मैंने क्या किया, डेल्टा थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दी है, v डेल्टा s अपॉन में r डेल्टा t। अब देखो भाई, अब इससे आगे की स्टेप्स को भाई मैं यहां ले रहा हूं, यह डेल्टा s अपॉन में डेल्टा t ये हो जाएगा रेखीय वेग। तो देखो चूंकि डेल्टा s अपॉन में डेल्टा t इज इक्वल टू v, तो देखिए भाई AC इज इक्वल टू v इंटू ये v अपॉन v इंटू v अपॉन में r।
ये v है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये क्या बन गया, v बन गया, ये r हो गया। यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण का मेरे पास सूत्र आ गया है v स्क्वायर अपॉन में r। ये लो, फुल एंड फाइनल मेरे पास ये अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला आ गया। अब इसी फॉर्मूले को मैं अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा ताकि अपन इस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल कर सकें। देखिए किस तरह से अपन इसे आगे मॉडिफाइड कर सकते हैं वो अब अपन देखेंगे, यानी किस किस रूप में आप इस फॉर्मूले को अब चेंज कर सकते हैं। ये तो अपने पास अभिकेंद्रीय त्वरण होता क्या है, इसकी परिभाषा सहित अपने पास ये इसका क्या आ गया है भाई, फॉर्मूला आ गया है। अब देखिएगा भाई, यहाँ अपन अब इसे किस तरह से लेंगे, मैं अब इसे कई रूपों में बदलूंगा। देखो, चूंकि रेखीय वेग और कोणीय वेग में ध्यान रखना संबंध अपन ने भी स्थापित किया नहीं है, क्योंकि वो संबंध अपन घूर्णन गति में स्थापित करेंगे। लेकिन यहाँ आप डायरेक्ट याद रखें कि रेखीय वेग v इज इक्वल टू होता है ओमेगा r, यानी कोणीय वेग और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी यानी कि त्रिज्या का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, रेखीय वेग के इक्वल होता है। तो यहाँ मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप भी इसे डायरेक्ट याद रखें, चूंकि v इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा r। ये रिलेशन आपको थोड़ा याद रखना है अभी कि v इज इक्वल टू ओमेगा r, ओमेगा कोणीय वेग है, r क्या है, त्रिज्या है, v क्या है, रेखीय वेग है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो कई जगह आपके काम आएगा। अभी मैंने रिलेशन निकाला नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन है इसका, लेकिन अपन इस डेरिवेशन को 7वें चैप्टर में निकालें तो ज़्यादा अच्छा है कि वहाँ अच्छा लिंक देगा। यहाँ अपन इसे डायरेक्ट याद रखने हैं। तो देखिए, इसलिए अब मैं इसको v को चेंज कर रहा हूँ। तो देखो, v का स्क्वायर का मतलब ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन में स्मॉल r, ओ सॉरी यहाँ हो जाएगा AC, ये लो। तो देखो भाई, एक r से एक r कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर r, एक फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया, ये लो। तो गौर कीजिएगा, ये तो है v और r के बीच में संबंध, ये है ओमेगा और r के बीच में। अगर मैं r को हटाना चाहूं तो वो भी हट सकता है। देखो कैसे, चूंकि v इज इक्वल टू ओमेगा r या r इज इक्वल टू v अपॉन में ओमेगा। तो देखिए, इसलिए अगर किसी क्वेश्चन में आपको r नहीं दिया हुआ है, ओमेगा और v दिया हुआ है और अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात करना है, तो आप उसे इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे उस सवाल को जो अपन फॉर्मूला अभी ले रहे हैं। तो देखिए, इसलिए AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, r की जगह क्या वैल्यू रख रहा हूं मैं, v अपॉन में ओमेगा, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, तो AC इज इक्वल टू v ओमेगा। ये लो, एक फॉर्मूला अभिकेंद्रीय त्वरण का ये आ गया है। तो अपन फाइनली यूं कह सकते हैं, एक फॉर्मूला और अपन कह सकते हैं। देखो कैसे कह सकते हैं वो देखिएगा, गौर कीजिएगा। यहाँ अपन चलो इसे बाद में भी ले लेंगे, पहले उसको अपन एक साथ लिख दें। तो देखो, अतः अभिकेंद्रीय त्वरण का मेरे पास फॉर्मूला क्या बना, एक तो हो गया v स्क्वायर अपॉन में r, एक हो गया है मेरे पास ओमेगा स्क्वायर r, एक बन गया है मेरे पास v ओमेगा। ये लो, तीनों अभिकेंद्रीय त्वरण के फॉर्मूले मैंने एक साथ लिख दिए हैं, जो कि आपको याद रखने हैं फॉर न्यूमेरिकल। अगर न्यूमेरिकल करने हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना ही है। अब इसी फॉर्मूले में आगे देखिएगा आप, मैं ओमेगा के फॉर्मेट को भी n के फॉर्मेट में लिख सकूँ। मैंने जब ध्यान हो तो रेखीय और कोणीय गति को जब कंपेयर किया था, पिछले लेक्चर में अपन ने जब कंपेयर किया था, तो वहाँ ओमेगा इज इक्वल टू 2 अपॉन में t इज इक्वल टू 2 n भी लिया था। n यहाँ पर आवर्ती थी। तो देखो, चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 n, इसलिए अभिकेंद्रीय त्वरण AC इज इक्वल टू, मैं इसे ले लेता हूं ओमेगा स्क्वायर r से। देखो इस फॉर्मूले से, ओमेगा का स्क्वायर मतलब 2 n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर, n का स्क्वायर r। ये लो, ये भी अभिकेंद्रीय त्वरण का क्या है, मेरे पास फॉर्मूला है। यहाँ अपने पास अभिकेंद्रीय त्वरण या यूँ कह सकते हैं त्रिज्यीय त्वरण का अपने पास फॉर्मूला अपन ने डिराइव कर लिया है। तीनों चारों फॉर्मेट में आ गया है, जिसमें स्पेशली ये आपको न्यूमेरिकल के लिए डायरेक्ट याद रखना है। AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन में r इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू v ओमेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, अब अपन इसके बाद यहाँ अपन ने एक समान यो कह सकते हैं, एक समान वृत्तीय गति जो थी
एक समान वृत्तीय गति वो अपन ने पूरी कर ली थी। अब अपन इसमें सेकंड असमान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति के नाम से अपने इस चैप्टर के अंदर हेडिंग नहीं है, लेकिन टॉपिक इंक्लूडिंग है। कैसे इंक्लूडिंग है? क्योंकि उसका एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन नंबर 31 है। वो क्वेश्चन तभी हल हो सकता है जब अपन उस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। तो इसलिए अपन असमान गति को पढ़ेंगे, जबकि असमान गति कहाँ स्टार्ट हो रही है? अपने चैप्टर नंबर 4 में, लेकिन उसका कुछ हिस्सा यहाँ दे रखा है। सॉरी, चैप्टर नंबर 4 में स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी दिया हुआ है, जो कि गति के एरिया में, जहाँ अपन घर्षण पढ़ने के बाद इसे पढ़ेंगे। तो अब अपन जो नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं वो है असमान गति। देखो, सरल सी डेरिवेशन थी, सिंपल सी, लेकिन महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। देखिए, अब अपन नंबर 2 वृत्तीय गति के जो टाइप्स थे, पहला टाइप था एक समान गति, सेकंड टाइप है उसका असमान वृत्तीय गति। असमान वृत्तीय गति, या इसे अपन कह सकते हैं परिवर्ती चाल से वृत्तीय गति। असमान वृत्तीय गति या परिवर्ती चाल से वृत्तीय गति। देखिए भाई, असमान वृत्तीय गति के अपन जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे नहीं, यहाँ केवल उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की ही अपन चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल अपन डिस्कस करेंगे 5वें चैप्टर में, जहाँ उनकी डेरिवेशन है। जैसे ऊर्ध्वतल में वर्तुल गति, अपन किसी पत्थर को किसी रस्सी से बांध के अपन ये घुमा रहे हैं, तो वो सारे टॉपिक अपन क्लियर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ केवल अपन इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा लिख दें कि असमान वृत्तीय गति है क्या। तो अपन कह सकते हैं जब वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर, जब वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर, जब वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चाल का मान अलग अलग होता है, जब वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चाल का मान अलग अलग होता है, जब वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चाल का मान कैसा होता है? अलग अलग होता है, तो वस्तु की गति, तो वस्तु की गति असमान वृत्तीय गति। जब वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चाल का मान अलग अलग होता है तो वस्तु की गति असमान वृत्तीय गति, यानी परिवर्ती चाल से वृत्तीय गति, इसे कह सकते हैं परिवर्ती चाल से वृत्तीय गति। तो वस्तु की गति असमान वृत्तीय गति या परिवर्ती चाल से वृत्तीय गति कहलाती है।
परिवर्ती चाल से क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। देखो ये अपन ने असमान वृत्तीय गति परिभाषा कह दी। अपन यो कह सकते हैं इस गति में स्पर्श रेखीय त्वरण होता है, यानी कि दोनों होंगे। इस गति में स्पर्श रेखीय त्वरण होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण होता है और परिणामी त्वरण भी होता है। तो यूं कह सकते हैं इस गति में, जबकि देखना एक समान जो वृत्तीय गति थी उसमें स्पर्श रेखीय त्वरण का मान क्या सिद्ध हुआ था? 0 सिद्ध हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने इसी टॉपिक में पढ़ा है। तो अपन कह सकते हैं इस गति में, किसमें? असमान में। जो कह सकते हैं स्पर्श, ये कह सकते हैं इस गति में स्पर्श रेखीय त्वरण इस गति में स्पर्श रेखीय त्वरण AT, जिसे अपन AT के द्वारा शो कर दें, अभिकेंद्रीय त्वरण AC या त्रिज्यीय त्वरण भी कह सकते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण AC तथा परिणामी त्वरण, यानी कि AT और AC का तथा परिणामी त्वरण, जिसे अपन केवल A कह दें, जिसे अपन क्या कह दें? केवल A कह दें, निम्नानुसार व्यक्त किए जाते हैं। तो देखिए इस गति में स्पर्श रेखीय त्वरण AT, अभिकेंद्रीय त्वरण AC तथा परिणामी त्वरण A निम्नानुसार व्यक्त किए जाते हैं। कैसे व्यक्त किए जाते हैं? अब एक एक को अपन अब समझेंगे। इसमें देखो नंबर 1, सबसे पहले अपन जान लें कि इसमें स्पर्श रेखीय त्वरण का क्या फॉर्मूला होगा। देखो स्पर्श रेखीय त्वरण, जिसे अपन क्या कह रहे हैं? AT कह रहे हैं। यदि स्पर्श रेखा के अनुदिश वेग डेल्टा t समय में बदल जाता है तो किसी समय स्मॉल t पर स्पर्श रेखीय जो त्वरण होगा AT वो क्या होगा? dv अपॉन में dt होगा। तो देखो इसका सीधा अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। अपन यो कह सकते हैं यदि स्पर्श रेखा के अनुदिश यदि स्पर्श रेखा के अनुदिश वेग डेल्टा t समय में कि अनुदेश वेग डेल्टा t समय में, यदि स्पर्श रेखा के अनुदिश वेग डेल्टा t समय में डेल्टा v से बदल जाता है, डेल्टा समय में डेल्टा v डेल्टा v से बदल जाता है, तो किसी समय स्मॉल t पर, तो किसी समय स्मॉल t पर, तो किसी समय स्मॉल t पर स्पर्श रेखीय त्वरण तो किसी समय स्मॉल t पर स्पर्श रेखीय त्वरण, देखो अपन ऐसे लिखेंगे AT। अगर मैं स्पर्श रेखीय त्वरण को अगर औसत के रूप में देखूं तो देखो भाई, अगर यूं कह सकता हूं लिमिट के साथ डेल्टा t अगर 0 की ओर है, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, तो इसे मैं तार्किक त्वरण के रूप में इस तरह से व्यक्त कर सकता हूं। ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई dv अपॉन में किसमें? dt में। इस तरह से मिल सकता हूं, यानी कि मैं यूँ कह दूं स्पर्श रेखीय त्वरण क्या है? सीधा ही dv अपॉन में dt है। ये लो, ये एक सिंपल सा एक फॉर्मूला मैंने इसका लिख दिया है। अब नंबर 2, दूसरी अगर मैं बात करता हूं अभिकेंद्रीय त्वरण की, यानी कि AC। अब देखिए भाई अभिकेंद्रीय त्वरण है क्या? अगर मैं ये कह दूं कि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इसका फॉर्मूला निकाला है अभिकेंद्रीय त्वरण का, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R। AC इज इक्वल टू क्या लिया है अपन ने? वी स्क्वायर अपॉन में R। तो उसी फॉर्मेट के साथ इसी फॉर्मूले को अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं कि AC को अपन कैसे लिखें। मैं यूँ कह सकता हूं त्रिज्या स्मॉल r के वृत्तीय पथ पर, त्रिज्या
स्मॉल आर के त्रिज्या स्मॉल आर के वृत्तीय पथ पर समय स्मॉल टी पर वेग v हो तो, ध्यान रखना, त्रिज्या स्मॉल आर के वृत्तीय पथ पर समय स्मॉल टी पर वेग क्या हो, v हो तो अभिकेंद्रीय त्वरण AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में r होता है। ये अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला जो अपन थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं वो ये होता है। अब तीसरा अपन जानेंगे, इसमें देखो ये तो है स्पर्श रेखीय त्वरण, यह है अभिकेंद्रीय त्वरण। अब अपन नंबर तीसरा इसमें जानेंगे परिणामी त्वरण को, कि परिणामी त्वरण है क्या। देखो देखिए नंबर थर्ड, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन यानी कि परिणामी त्वरण, जिसे अपन सिंगल केवल ऐसे ही अपन व्यक्त करेंगे। तो देखो परिणामी त्वरण क्या है, इसका अपन एक फॉर्मूला भी निकाल लेंगे इनके साथ संबंध का। एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपनी बुक के न्यूमेरिकल हल करने की दृष्टि से भी क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए अपन कैसे निकालेंगे इसको। देखो ये जैसे वृत्तीय पथ पर गति थी, असमान वृत्तीय गति का अगर मैं अध्ययन कर रहा हूं, यही में से अपने पास मैन है। अब देखिएगा यहां इसके अंदर दो त्वरणों का क्या है, इसके अंदर मिश्रण है। एक जो त्वरण केंद्र की ओर है वो तो त्वरण है अभिकेंद्रीय त्वरण, और एक त्वरण जो कि स्पर्श रेखा के अनुदिश है वो त्वरण है मेरे पास स्पर्श रेखीय त्वरण, जिसे कि मैं कह दूंगा AT। यहां मैंने ये इस तरह से इसको ये व्यक्त कर दिया है, देख लो भाई। अब यहां इन बिंदुओं के मैं नाम दे दूं, जैसे मान लो A है और ये बिंदु क्या है भाई B है, तो इनका जो परिणामी बनेगा वो अपन बना सकते हैं। अपन सदिश अच्छे से अपन पढ़ चुके हैं, देखो किस तरह से अपन ले सकते हैं। जैसे मान लिया कि A से B पर, A से B तक अगर मेरे पास स्पर्श रेखीय त्वरण है भाई, AT वेक्टर है, अगर इस डायरेक्शन के अंदर मेरे पास क्या है, स्पर्श रेखीय त्वरण है। अगर मैं इसको स्पर्श रेखीय त्वरण AT को अगर मैं ये ले रहा हूं, अब देखिए अभिकेंद्रीय त्वरण कहां होता है भैया, इस डायरेक्शन में। तो ये अभिकेंद्रीय त्वरण केंद्र की ओर है, ये लो AC वेक्टर हो गया। AB इस पॉइंट का नाम दे दूं तो इन दोनों का परिणामी कौन सा बन जाएगा भाई, ये ऐसे, तो ये इसका ये लो भाई परिणाम। ये इन दोनों का परिणामी सदिश क्या बन गया, A वेक्टर। सदिश तो यही कहता है, सदिश संयोजन से अपन ने देखा था, वो इसी तरह का कॉन्सेप्ट आ रहा था। ये परिणामी सदिश आ गया है मेरे पास, A B और ये C। यहां अगर मैंने मान लिया कि इसका परिणामी के साथ A का जो कोण है वो कोण क्या मान लिया मैंने, फाई है, इस एंगल को मैं फाई ले सकता हूं। तो देखो सदिश संयोजन के नियम से अपन देखें तो देखो परिणामी सदिश A वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, AC वेक्टर है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। अब देखिए अगर ऐसा है तो सदिश संयोजन से देखो आप, A वेक्टर इज इक्वल टू, यानी कि इसका मान इसके और इसके योग के बराबर होगा, यानी कि ये हो गया है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। या इसे मैं कह सकता हूं AB वेक्टर का मतलब है AT वेक्टर और BC वेक्टर का मतलब है AC वेक्टर, स्पर्श रेखीय त्वरण प्लस अभिकेंद्रीय त्वरण। अब एक चीज ध्यान रहे, ये दोनों त्वरण एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के लंबवत है। और एक दूसरे के लंबवत अगर इनके बीच का कोई कोण होता तब तो अपन क्या करते हैं, परिणामी त्वरण कैसे लिखते हैं, A इज इक्वल टू रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2AT AC कोस थीटा, अगर इनके बीच का कोण थीटा होता तो। लेकिन अगर
लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं, थीटा का मान यानी उस एंगल को जिसको मैं फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उस फाई की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो भैया इसका मतलब एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं चूंकि एटी वेक्टर परपेंडिकुलर एसी वेक्टर, यानी एटी वेक्टर और एसी वेक्टर परस्पर परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ए वेक्टर का जो परिमाण लिखा जाएगा सदिश के नियमों के अनुसार ये हो जाएगा एटी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। ये लो भाई, यहां अपने पास ये परिणामी सदिश का परिमाण आ गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अब यहां ये जो आ गया है इसको मैं आगे एक स्टेप्स के रूप में और बढ़ा सकता हूं ज्यादा। देखिए कैसे अपन ले सकते हैं, इस चीज पे गौर कीजिएगा। एटी की वैल्यू क्या है, dv अपॉन में dt, ये लो इसका स्क्वायर, AC का मतलब v स्क्वायर अपॉन में r का ये होल स्क्वायर। और अगर आपसे इसमें दिशा की बात की जाए कि दिशा निकालिए, तो देखिए भाई दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। आप देखें इसके अंदर tan फाई की वैल्यू निकाल लो। tan फाई लंब बटे आधार, लंब क्या है AC, आधार क्या है AT, लंब ये हो गया है कर्ण, आधार हो गया है AT, ये लो। या मैं कह सकता हूं फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स AC अपॉन में AT। यहां अपने पास अपन ने दिशा भी इसकी ज्ञात कर लिए। अब देखिए इसका एक कुछ ये जो फॉर्मूला आया है इससे अपन क्या रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं वो चीज आप देखिएगा। आप इसे नोट करें, मैं इसे साफ करता हूं तब तक। दिशा अपन ने ज्ञात कर ली है, परिणामी जो त्वरण है उसका परिमाण भी अपन ने निकाल लिया है। अब अपन जो है इस पर क्वेश्चन हल करें अपनी बुक के, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और अपन जान लें कि क्या इसके अंदर हो सकता है, कि क्या अपने पास जो फॉर्मूला था। देखिए भाई परिणामी त्वरण का परिमाण का ये फॉर्मूला मेरे पास आया है, ए वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू रूट ऑफ एटी स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यही मेरे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले मेरे पास 4 स्थितियां संभव हैं। कैसी स्थितियां संभव है देख लो। अगर ऐसा हो, यदि नंबर फर्स्ट अगर AC का मान भी क्या हो 0 और AT का मान भी क्या हो 0, AC 0 AT 0, तो इसका मतलब A इज इक्वल टू भी क्या हो गया 0। अगर अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण दोनों का मान 0 हो और यानी A का परिणामी त्वरण A का मान 0 आ रहा हो, तो इसे अपन कहते हैं एक समान स्थानांतरित गति। तो ये हो गई है एक समान स्थानांतरित गति। सेकंड जो संभावना बन सकती है वो अपने पास ये बन सकती है कि जो AC है यानी अभिकेंद्रीय त्वरण है वो तो 0 हो, लेकिन AT इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी कंडीशन में A इज इक्वल टू केवल क्या बच जाएगा, इस फॉर्मूले से देख लो भाई, ये 0 है तो A का परिमाण क्या है, स्पर्श रेखीय त्वरण A के AT के इक्वल होगा। तो इससे पर कह सकते हैं त्वरित स्थानांतरीय गति। तो ये हो जाएगी त्वरित स्थानांतरित गति। नंबर थर्ड स्थिति जो अपने पास आ सकती है वो ये आ सकती है कि AC इज नॉट इक्वल टू 0। AC तो 0 नहीं है, लेकिन A2 इज इक्वल टू क्या हो 0 हो। तब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, A इज इक्वल टू AC रह जाएगा। और आपको पता है जब अभिकेंद्रीय त्वरण ही होता है और उसमें स्पर्श रेखीय त्वरण 0 होता है, तो अपन ने थोड़ी देर पहले ही प्रूफ किया है, इससे पहले वाले लेक्चर में क्या इसी लेक्चर में प्रूफ किया है
इसी लेक्चर में प्रूफ किया है कि स्पर्श रेखीय त्वरण शून्य हो तो उसी स्थिति के अंदर परिणामी त्वरण केवल क्या होता है, अभिकेंद्रित त्वरण। और वो गति थी एक समान वृत्तीय गति का एग्जाम्पल। यानी एक समान वृत्तीय गति की पहचान यह है कि उसके अंदर AC का मान तो 0 नहीं होगा, लेकिन AT का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इसे अपन कह देते हैं एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नंबर 4, चौथा केस क्या बन सकता है कि AC इज नॉट इक्वल 0 और AT इज नॉट इक्वल 0, यानी AC और AT दोनों ही 0 नहीं हो तो ऐसी स्थिति के अंदर परिणामी त्वरण होगा A इज इक्वल टू रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। और ऐसी स्थिति में जो उसकी गति होगी ये होगी असमान वृत्तीय गति, जिसका अपन ने अभी अभी फॉर्मूला निकाला है। तो ये कहलाएगी असमान वृत्तीय गति। ये लो भाई, अब यहां अपन नोट लग के एक पॉइंट और नोट कर लें। नोट में अपन ये लिख सकते हैं कि असमान वृत्तीय गति में, ये आपको ध्यान रखना भाई, एक क्वेश्चन बनता है असमान वृत्तीय गति में, असमान वृत्तीय गति में कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और शक्ति का मान अशून्य होता है। कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वे शक्ति का मान शून्य होता है, जबकि वहां शून्य था भाई। एक तो पॉइंट अपन ये नोट कर लिया है। तथा प्रत्येक का मान स्पर्श रेखीय बल के प्रभाव में ज्ञात किया जाता है। भाई अशून्य का मतलब क्या है, नॉन जीरो, यानी कि जीरो नहीं है, शून्य नहीं है, अशून्य होता है। तथा प्रत्येक का मान, तथा प्रत्येक का मान स्पर्श रेखीय बल के, तथा प्रत्येक का मान स्पर्श रेखीय बल के प्रभाव, तथा प्रत्येक का मान स्पर्श रेखीय बल के प्रभाव में ज्ञात किया जाता है। ये लीजिए, यहां अपने पास ये टॉपिक अपन ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है अकॉर्डिंग टू अपनी बुक। अपनी बुक में जितना दे रखा है, जिसके क्वेश्चन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग टॉपिक पूरा कर लिया। अब अपन इसके दो क्वेश्चन, एक तो सोल्ड एग्जाम्पल और एक अनसोल्ड क्वेश्चन, उन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर लें, फिर ये चैप्टर अपना एंड हो जाएगा। नया जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 न्यूटन के गति के नियम, उसको अपन प्रारंभ करेंगे। देखिए भाई, अब जो क्वेश्चंस हैं उसको अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4.10 जो कि अपनी बुक का है। ध्यान रहे एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल है, तो निश्चित रूप से एक ही क्वेश्चन के कई पार्ट होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन कई पार्ट हैं। तो क्या क्वेश्चन है पहले देखें। एग्जाम्पल नंबर 4.10 यानी चौथे अध्याय का 10वां क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक कीड़ा एक वृत्ताकार खांच में, एक कीड़ा एक वृत्ताकार खांच में, एक कीड़ा एक वृत्ताकार खांच में जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या
12 सेंटीमीटर। एक कीड़ा एक वृत्ताकार खांच में जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, नियत चाल से 100 सेकंड में, एक कीड़ा एक वृत्ताकार खांच में जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, मैं नियत चाल से एक कीड़ा एक वृत्ताकार खांच में जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, मैं नियत चाल से 100 सेकंड में 7 चक्कर पूरा करता है। 100 सेकंड में 7 चक्कर पूरा 7 चक्कर पूरे करता है। ये लो, ये क्वेश्चन में इतना तो इन्होंने कह रखा है। तो देखिए भाई, ज्ञात कीजिए। ये लो, अब इसमें एक एक वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि कीड़े की कोणीय चाल व रेखीय चाल। नंबर फर्स्ट, कीड़े की कोणीय चाल व रेखीय चाल। फिर इसी क्वेश्चन के अंदर जो नंबर सेकंड ये पूछ रहे हैं, कोणीय चाल और रेखीय चाल। देखो, एक में 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो कोणीय चाल है और एक क्या है, रेखीय चाल। फिर सेकंड क्वेश्चन और है इसी का कि कोणीय चाल और रेखीय चाल के बाद अब ये जो पूछ रहे हैं, क्या त्वरण सदिश एक अचर सदिश है? क्या त्वरण सदिश एक अचर सदिश है? ये पूछ रहे हैं क्या त्वरण सदिश एक अचर सदिश है क्या? और इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि देखो, एक अचर सदिश है, इसका परिमाण कितना होगा, ये भी पूछ रहे हैं। इसका परिमाण कितना होगा? ये लो, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब अपन इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले डेटा देखो, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, मैं नियत चाल से 100 सेकंड में 7 चक्कर पूरा कर रहा है। तो भाई कोणीय चाल अपन क्या जानते हैं, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन में टी, यानी चक्कर पर सेकंड। भाई चक्कर पर सेकंड यानी ओमेगा का मान दे रखा है मुझे 7 चक्कर कितने में, 100 सेकंड में। ये लो भाई, ये कोणीय चाल मुझे दे दी है 7 चक्कर प्रति सेकंड, यानी चक्कर पर सेकंड जो होता है उसे अपन कोणीय चाल बोलते हैं। तो देखिए, एक चक्कर में कितना रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन। और ये लो भाई, ये तो 100 सेकंड है ये मेरे पास। अब इसे हल कर लीजिए आप। 14 पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन में 100, 14 इंटू 3.14 को मुझे गुणा करना है और 100 से डिवाइड, यानी कि 14 28 28 3, यानी कि 0.44 रेडियन पर सेकेंड। ये लो भाई, ये तो मेरे पास आ गई है। इसकी क्या आ गई है, कोणीय चाल आ गई है। अब इन्होंने इसी क्वेश्चन के अंदर पूछा है इसकी रेखीय चाल को। तो देखो भाई, रेखीय चाल की होती क्या है, v इज टू ओमेगा आर। थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट याद रखना है आपको कि इस पर आधारित एक क्वेश्चन है जिसको अपन सोल्व करेंगे। तो देखो, v इज टू ओमेगा आर, ओमेगा की वैल्यू है मेरे पास 0.44, आर है कितना 12। अब ये आर को मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूँ भाई, तो ये आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अप्रॉक्स लिख सकता हूं मैं इसे 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये लो, ये रेखीय वेग भी आ गया। ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट में इसमें देखो, नियत चाल से कीड़े की कोणीय चाल और रेखीय चाल ज्ञात हो गई। क्या त्वरण सदिश एक अचिर सदिश है? देखो भाई, इसका स्पर्श रेखीय जो त्वरण है वो तो है 0, और अभिकेंद्रिय त्वरण मुझे ज्ञात करना है और उसका फॉर्मूला है मेरे पास v² अपॉन में r।
ये लो भाई, ये तो इजीली सोल्व हो जाएगा मेरे पास। अब कैसे सोल्व हो जाएगा देखो भाई, v का स्क्वायर, v कितना है 5.3 इंटू 5.3, r की वैल्यू कितनी है भाई 12, यानी कि 5.3 v, तो ये वैल्यू मेरे पास अप्रोक्स आ जाएगी 2.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, देखो जरूरी नहीं इसी फॉर्मूले से करो आप, AC इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर आर से भी कर सकते हो। कैसे, ओमेगा की वैल्यू आपके पास है ना, कितनी आई है 0.44, ये लो 0.44, आर की वैल्यू 12, वही 2.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। यानी कि मैंने दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना आपको बता दिया है। अब देखिए ये जो त्वरण है अभिकेंद्रित त्वरण है, ये सदैव क्या है, केंद्र की ओर है, और इस त्वरण का परिमाण तो नियत रहता है, लेकिन दिशा में निरंतर परिवर्तन होने के कारण ये अचर सदिश नहीं है। तो मैं कह सकता हूं इस त्वरण का परिमाण, इस त्वरण का परिमाण तो नियत रहता है, परंतु दिशा में निरंतर परिवर्तन के कारण, परंतु दिशा में निरंतर परिवर्तन के कारण, परंतु दिशा में निरंतर परिवर्तन के कारण यह अचर सदिश नहीं है, के कारण यह अचर सदिश नहीं है। ये लो है, ये अपने पास ये एग्जाम्पल नंबर 4.10 जो अपनी एनसीईआरटी बुक का था वो अपन ने सोल्व कर लिया, जिसको कि मैंने अभिकेंद्रित त्वरण को दोनों फॉर्मूले से निकाल के बता दिया है सेंटीमीटर पर सेकंड। अब लास्ट एक जो क्वेश्चन नंबर जो 31 है, जिसके लिए कि अपन ने परिणामी त्वरण का फॉर्मूला डिराइव्ड किया है या उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया है। अब उस क्वेश्चन को और सोल्व कर लें ताकि फिर ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। भाई इस एक टॉपिक के दो क्वेश्चन थे, एक एग्जाम्पल था, एक अनसोल्व क्वेश्चन था, दोनों को अपन सोल्व कर रहे हैं। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया जिससे। अब देखिएगा जो क्वेश्चन जो अनसोल्व अपने पास दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या है, वो है क्वेश्चन नंबर 31 अपनी एक्सरसाइज का, यानी कि अनसोल्व क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखो, एक साइकिल, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक साइकिल सवार 27 किलोमीटर पर आवर, एक साइकिल सवार 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चला रहा है, की चाल से साइकिल चला रहा है। एक साइकिल सवार 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या है, साइकिल चला रहा है। जैसे ही वह सड़क पर सड़क पर 80 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर पहुंचता है, 80 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर जैसे ही वह सड़क पर 80 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर पहुंचता है, वह ब्रेक लगाता है। वह ब्रेक लगाता है। अब ब्रेक लगाएगा तो उसकी चाल कम होगी और अपनी चाल को 0.5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान दर से
कम कर लेता है और अपनी चाल को 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की एक समान दर से कम कर लेता है, कि एक समान दर से कम कर लेता है और अपनी चाल को 0.5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान दर से क्या कर लेता है, वो कम कर लेता है। वृत्तीय मोड़ पर साइकिल सवार के वृत्तीय मोड़ पर साइकिल सवार के वृत्तीय मोड़ पर साइकिल सवार के ये पूछ रहे हैं साइकिल सवार के नेट त्वरण का परिमाण और उसकी दिशा निकालिए। साइकिल सवार के नेट त्वरण का परिमाण वे उसकी दिशा निकालिए। देखिए क्या कह रहे हैं, एक साइकिल सवार 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चला रहा है। जैसे ही वह सड़क पर 80 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर पहुंचता है वह ब्रेक लगाता है और अपनी चाल को 0.5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान दर से कम कर लेता है। वृत्तीय मोड़ पर साइकिल सवार के नेट त्वरण का परिमाण और उसकी दिशा निकालिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अपन डेटा लिखें, क्या क्या डेटा इसने दिए हैं। तो देखो त्रिज्या है वृत्तीय पथ की 80 मीटर दे रखी है। फिर साइकिल सवार का वेग भी दे रखा है भाई 27 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। और पिछले थर्ड चैप्टर के अंदर अपन ये चीज़ बहुत बार अपन यूज़ कर चुके हैं कि जब किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उसे 5/18 से गुणा कर दीजिए। सिंपल तरीका। तो मैं इसे गुणा कर देता हूँ 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए भैया 29 9 से 9 दूनी 18 5 15 15/2 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 15/2 यानी कि ये हो गया है 7.5 मीटर पर सेकंड। ये साइकिल सवार की स्पीड अपन को दी है। फिर कह रहे हैं देखो आगे, एक साइकिल सवार 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चला रहा है। जैसे ही वह सड़क पर 80 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर पहुंचता हुए ब्रेक लगाता है और अपनी चाल को 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा भैया ध्यान रखना, 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान दर से कम कर लेता है। यानी इस त्वरण से ये कम कर लेता है, यानी ये आ गया है उसका स्पर्श रेखीय त्वरण हो गया। ये मेरे पास जो इनडायरेक्टली वैल्यू आ गई है AT = 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये कैसा हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है, किसकी यूनिट है, त्वरण की। यानी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या आ गया है, मेरे पास त्वरण आ गया। तो AT = 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेखीय त्वरण भी मेरे पास आ गया है। अगर ऐसा है तो अब देखिए मैं एक त्वरण और निकाल लेता हूं इसमें, वो है अभिकेंद्रित त्वरण और वो है V²/R। तो देखो भाई V का स्क्वायर, V कितना है 7.5, स्क्वायर का मतलब 7.5 × 7.5 यही तो होगा। और त्रिज्या कितनी है इसकी 80। हल कीजिए इसे 7.5 × 7.5 अपॉन में 80 यानी 0.70 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका अभिकेंद्रित त्वरण भी आ गया। अब देखो भाई मेरे पास स्पर्श रेखीय त्वरण है 0.5, अभिकेंद्रित त्वरण भी है 0.70। मुझे क्या ज्ञात करना है, परिणामी त्वरण, यही तो निकालना है। तो देखो इसका फॉर्मूला यहाँ है मेरे पास, चलो इसे यहाँ कर देते हैं। A = √AT² + AC² से
यहां इधर लिख रहा हूं भाई इसके आगे की स्टेप्स को। इस सवाल के लिए ही अपन ने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था और इसके कॉन्सेप्ट को अपन ने क्या किया था, समझा था, क्योंकि यही इसमें काम आ रहा है। तो देखो 80 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 0.5, फिर है 0.7, ये लो 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। अब इसे अपन को सोल्व करना है। 5 25 7 49, यानी कि ये हो गया है 0.74। 0.74 का रूट लेंगे तो ये आ गया 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये परिणामी त्वरण इतना हो गया। अब देखो आगे इसने पूछा और एक चीज और पूछी, त्वरण का परिमाण वे उसकी दिशा निकालिए। तो देखिए दिशा कैसे कहते हैं, यदि परिणामी ए वेक्टर स्पर्श रेखीय दिशा से अगर मान लिया फाई कोण बनाता हो तो मैं कह दूं, यदि परिणामी यानी जो मान अपने पास ए आया है, यदि परिणामी ए स्पर्श रेखीय दिशा से फाई कोण बनाता हो तो देखिए भाई ये अपन फॉर्मूला पढ़ ही चुके हैं इसी लेक्चर में। tan फाई इजिकल टू क्या लिया था मैंने फॉर्मूला, याद कीजिए, AC अपॉन में 80। तो AC की वैल्यू तो कितनी है मेरे पास, 0.7 और ये है 0.5 है, ये अपन को दी हुई है इसके अंदर। तो ये तो हो गया है 1.4। अगर ये 1.4 हो गया है तो फाई इजिकल टू हो गया है tan इनवर्स 1.4 और ये वैल्यू अप्रोक्स, वैसे तो आंसर आप यही लिख सकते हैं कि फाई इजिकल टू tan इनवर्स 1.4 आप कह दें, ये आंसर सही है। लेकिन अगर ये मैं कह दूं लगभग ये 54 डिग्री के आसपास हो जाता है, यानी कि अप्रोक्स 54 डिग्री आ जाता है, अपने पास पॉइंट में और वैल्यू आएंगी, लगभग 54 डिग्री आ जाता है। वैसे तो आंसर आप यही लिख सकते हो फाई इजिकल टू tan इनवर्स 1.4। अप्रोक्स ये वैल्यू 54 डिग्री की है, tan 54 की। तो देखिए यहाँ अपना ये जो चैप्टर है ये वेल अपडेट अपने पास कंप्लीट हो गया है। सारे जो कॉन्सेप्ट है वो अपन ने पढ़ लिए हैं। थ्योरी का कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक, कोई भी डेरिवेशन अपन ने मिस नहीं किया है। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में एग्जाम्पल्स भी अपन ने लगभग सभी हल किए हैं। फिर भी अगर कोई एग्जाम्पल मिस हो रहा हो तो आप उसे हल करके जरूर देखें, बुक का जो भी एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि हर एग्जाम्पल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। दूसरा अनसोल्व जो क्वेश्चन थे वो भी अपन ने पूरी तरह से सोल्व किए हैं। फिर भी अगर उनमें कोई क्वेश्चन अगर मिसिंग है तो उसे आप भी हल करके ज़रूर देखें। और जो क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दिए हैं, लगभग सभी क्वेश्चनों को मैंने सोल्व कराया है जो अनसोल्व क्वेश्चन हैं। अब जैसे इसमें 32 तक क्वेश्चन हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 32 क्वेश्चंस को सोल्व होने में कितना समय लगा होगा आपको। यहाँ अपन ने सारे क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज के अपन ने सोल्व किए हैं। अब इसके अलावा फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका मिसिंग हो गया है मेरे से तो आप उस क्वेश्चन को खुद सोल्व करें, और जो क्वेश्चन मैंने सोल्व कराए हैं उनको भी आप अवश्य हल करके देखें, ताकि आपका अभ्यास कंटिन्यूअसली इसमें बना रहे। क्योंकि जब तक आप खुद हल नहीं करेंगे ये आपको क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में आपके आएंगे नहीं। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करेंगे वो है चैप्टर नंबर 5, न्यूटन के गति के नियम। और देखिए ये जो एंगल वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको लगभग अप्रॉक्स वैल्यू, यानी आप तो केवल यहाँ लिख सकते हैं फाई इजिकल टू tan इनवर्स 1.4, क्योंकि टेबल तो आपके पास है नहीं कि भाई tan की टेबल आपके पास है जो आप वैल्यू को पुट कर देंगे, इसलिए आप इतना लिख के छोड़ दें। मुझे ये वैल्यू ध्यान थी इसलिए मैंने इसको लिख दिया है।